हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले सेल डिवीजन के बारे में, तो मैंने आपको उसमें माइटोसिस के बारे में बताया था और आज मैं आपको उसके पार्ट 2 यानी कि मियोसिस के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं माइटोसिस और मियोसिस को दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा ताकि मैं आपको उसके कुछ अंतर डिफरेंस कंफर्म कराता चलूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन तो जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, लेकिन मैं आज आपको फिर से बता दूं कि जब कोई कोशिका स्वयं से टूटकर यानी कि विभक्त होकर के दो नए कोशिकाओं का या उससे अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि एक कोशिका के टूटकर नए कोशिकाओं का निर्माण करने की यह पूरी घटना सेल डिवीजन कहलाती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है माइटोसिस। ठीक, दूसरा होता है मियोसिस, तीसरा होता है फ्री सेल फॉर्मेशन, चौथा होता है बडिंग और पांचवा होता है ए माइटोसिस। ठीक है, तो मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बता दिया था। आज फिर से इसको डिफाइन कर दूं कि जब एक कोशिका यानी कि मदर सेल टूट करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसके जो क्रोमोजोम, मदर सेल का जो क्रोमोजोम होता है यानी कि जो डॉटर सेल जो बनती है उनका क्रोमोजोम उनके मदर सेल के क्रोमोजोम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बात कर ले मियोसिस की। तो मियोसिस में डिप्लॉइड क्रोमोजोम बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोमोजोम माइटोसिस में डिप्लॉइड क्रोमोजोम बनते हैं। तो ठीक है, तो मियोसिस में जब एक मदर सेल, ठीक है, मियोसिस के पहले 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है डिप्लॉइड क्रोमोजोम यानी कि 2n बनता है। ठीक है, और उन दोनों कोशिकाओं में फिर से यानी कि मियोसिस सेकेंड की क्रिया होती है और उसके बाद उनमें हेप्लॉइड क्रोमोजोम यानी कि n का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि उन 4 डॉटर सेल्स की जो क्रोमोजोम नंबर होता है उनकी मदर सेल की तुलना में आधा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको मियोसिस के बारे में बताऊंगा और इसमें जो कुछ डिफरेंट आपको मिलेंगे मैं आपको वो भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मियोसिस के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो इधर है माइटोसिस और इधर है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस के बारे में बता दें कि माइटोसिस को जो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में इसको देखा था और इसको 1909 ईस्वी में फार्मर और म्यूरी ने 1909 में देखा था। ठीक है, तो अब बात कर ले इनके जो स्टेजेज होते हैं तो आपका 2 तरह का होता है। पहला मियोसिस फर्स्ट एंड दूसरा मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मियोसिस फर्स्ट में आपका होता है पहला प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा होता है मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद होता है आपका एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज।
टेलोफेज फर्स्ट। और ठीक मियासिस सेकेंड में ये सेकेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोफेज एंड मेटाफेज एंड एनाफेज। इसके बाद अंतिम टीलोफेज, ठीक है। तो अब बात कर ले इसके बारे में और थोड़ा इसके सेल के बारे में। तो आपका माइटोसिस जो होता है वो आपका होता है वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल में, और आपका मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, ठीक है। तो इसका यह पहला डिफरेंट हो गया कि ये वेजिटेटिव सेल में या सोमैटिक सेल में होता है और वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। और इसके कोई सब स्टेज नहीं होते, और लेकिन इसमें 2 स्टेजेज होती हैं, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड, ठीक है। तो अब चलिए, मैंने आपको माइटोसिस के बारे में पहले बता दिया है, तो आज आपको मियोसिस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो मियोसिस फर्स्ट में जो पहला होता है आपका प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन एंड 5वां डाइकाइनेसिस। तो आपका लिप्टोटीन में क्या होता है, तो पहले आपको लिप्टोटीन में बता दें। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल, ये होता है आपका क्रोमैटिन ग्लैंड्स यानी कि धागे। और एनिमल सेल में मैं आपको बता दूं, रिप्रोडक्टिव सेल में सेल वॉल नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो फिर भी इस स्ट्रक्चर से आपको बस समझाने के लिए बनाया हूं। तो इसमें ये है ये है आपका क्रोमैटिन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब ये विकसित होकर के ये सेल भी और ये न्यूक्लियस, ये दोनों एक साथ विकसित होते हैं, ठीक है। और विकसित होने के साथ साथ इनमें क्या होता है, क्रोमैटिन धागे, ठीक है, ये द्विगुणित होने लगते हैं। और इनमें जो आपका जो सेल में जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो द्विगुणित संरचना बनाती है, तो द्विगुणित संरचना बनाने के बाद, ठीक है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे बनता है, जब ये द्विगुणित संरचना बना लेते हैं, तो ये एक जगह पे संघनित होने लगते हैं। संघनित होकर के ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि क्रोमैटिड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड्स में उसका एक सिरा छोटा तो एक सिरा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये 2 क्रोमैटिड्स जब बन जाते हैं तो ये एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा, ठीक है, सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब लिप्टोटीन में यह क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, ठीक है, यह क्रोमोसोम बन जाता है। और उसके बाद जाइगोटीन में, ठीक है, जब जाइगोटीन में जब दो क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो जाइगोटीन में क्या होता है कि इनके बीच, ठीक है, इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। बल जिन्हें हम जो कई समूहों में होता है, ठीक है, ये समूह में होते हैं एक कॉम्प्लेक्स की तरह। और इनकी यह जो पूरी संरचना होती है, हम इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह होता है आपका जाइगोट-टीन में, ठीक है। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जो ये आपका आकर्षण बल रेखा है, ये इस दोनों क्रोमोजोमों को एक पास ला देती है, ठीक है। जब पास ला देती है तो इनकी संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो सिराएं होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक। और इस घटना को साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स द्वारा क्रोमोसोम के इस तरह जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। क्या? साइनेप्सिस कहते हैं। और यह होता है आपका पैकीटीन स्टेज में, ठीक है। यह होता है आपका पैकीटीन स्टेज में, ठीक। और फिर इसी पैकीटीन स्टेज में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, चलिए वो आपको बताते हैं। क्रॉसिंग ओवर पैकीटीन स्टेज में ये क्रोमोसोम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स द्वारा सिनेप्सिस की क्रिया होने के बाद ये क्रोमोसोम टेट्रावैलेंट टेट्रॉयड यानी कि चतुष्फलकी, ठीक है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा चित्र समझ लीजिएगा कि ये चतुष्फलकी बनाते हैं, यानी कि मतलब इनके चारों सिराएं, मतलब दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी सिराएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक चतुष्फलकी संरचना बना लेती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम साबित होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। और इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम में दो तरह के एंजाइम साबित होते हैं। जो पहला है वो है आपका इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। और जो बी है दूसरा आपका वो होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक। अब बात करें इन दोनों की, तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो इनके सिरों को यानी कि डीएनए को काटने का काम करता है, ठीक है। तो आपको चलिए चित्र से समझाते हैं। जब दो क्रोमोसोम, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बस समझिएगा इससे। अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इनकी जो सिराएं होती है वो कट जाती हैं, ठीक है। किसके कारण? इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण। ये कट करके इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कट के इस पर ट्रांसफर हो जाता है, ये कट के इस पर और ये कट के इस पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब ये जुड़ता किस एंजाइम की वजह से है? डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। ये कटने के बाद एक दूसरे पर जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के कारण, और इस तरह से ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब बात करें डिप्लोटीन स्टेज की, ठीक है। तो डिप्लोटीन स्टेज में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम एक्स जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं काइमाटा। काइमाटा कहते हैं, ठीक है। काइमाटा की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक किया, ठीक है। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने काइमाटा की खोज की थी। और काइमाटा की परिभाषा क्या होती है? जब दो क्रोमोसोम, ठीक है, जब दो क्रोमोसोम के सिराएं आपस में
क्रॉस की संरचना या एक्स जैसी संरचना बनाती है तो उसे हम काइजमाटा कहते हैं। और इस काइजमाटा में आपका क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ रहता है, ठीक है। और अब एक और इसमें शब्द आता है काइजमा, काइजमा, ठीक है। अब इस काइजमा, इसे काइजमा को क्या कहते हैं, मतलब काइजमा की परिभाषा क्या होती है, जब इसी क्रोमोसोम में एक्स जैसी संरचना बनी होती है लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है तो उसे हम कहते हैं काइजमा, ठीक है। तो ये आपका होता है डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में एक और चीज होता है कि इनके बीच ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, ठीक है, दूर हटने लगते हैं। और ये टेट्रावैलेंट संरचना जो होती है, टेट्रावैलेंट टेट्राइड जो संरचना होती है, जो मैंने अभी बताया था, वो टूट जाता है, ठीक है। अब फिर आता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। चलिए स्ट्रक्चर को बताते हैं, आपको चित्र समझा देते हैं। तो चित्र में आपको बता दें, तो ये होता है डाइकाइनेसिस में। लेकिन डाइकाइनेसिस में होता क्या है कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। और ये क्यों करते हैं, ये करते हैं रिपल्सिव फोर्स के कारण। रिपल्सिव फोर्स इन दोनों को अलग करने का काम करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका शुरू हो जाता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज की बात करें, तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें दो ध्रुवों का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। डिप्लोटीन के बारे में कुछ चीजें छूट गई, मैं आपको बता दूं कि डिप्लोटीन में न्यूक्लियोलस जो होता है केंद्रिका, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। और सेल न रिप्रोडक्टिव सेल में ना कोई सेल वॉल होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस नष्ट हो जाता है और फिर इसमें ध्रुव का निर्माण होने लगता है। अब ध्रुव के निर्माण में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं, ये आपका होता है मेटाफेज में। मेटाफेज में होता है तो इसमें आपका भाग लेता है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का खोज टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो अब सेंट्रोसोम, अब यहाँ पे एक डिफरेंट आपको मिलेगा देखने को माइटासिस और मियासिस में। माइटासिस में सेंट्रोसोम का कोई रोल नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, लेकिन मियोसिस में सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। अब सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबल्स मिल करके एस्टर का निर्माण करते हैं, ठीक है। एस्टर का निर्माण करते हैं और इसमें क्या होता है कि मेटाफेज फर्स्ट में ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक समतल रेखा में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक समतल रेखा में आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों समतल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर दो पोल्स का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आपको इसके पोल्स के निर्माण के बारे में बता देते हैं। तो पोल्स बनता कैसे है, पोल्स बनता है आपका सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबल्स की वजह से। अब सेंट्रोसोम में होता क्या है, सेंट्रोसोम में दो जोड़े सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है, जो ध्रुवों का निर्माण करते हैं, ठीक। अब इस सेंट्रियोल के चारों ओर एक स्वच्छ घेरा पाया जाता है। इस सेंट्रोसोम का एक स्वच्छ घेरा पाया जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फियर कहते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूबुल्स इस जो सेंट्रियोल होता है, अब सेंट्रियोल के चारों ओर जो सेंट्रोसोम का घेरा होता है उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रोस्फियर। अब इस सेंट्रोस्फियर के चारों ओर एक
एस्टर का, एक एस्टर जो होता है इसे एस्टर के द्वारा ये घिर जाता है, ठीक है, एस्टर द्वारा घिर जाता है, तो इसे हम लोग, इस घेरे को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोस्फीयर, ठीक है। इस एस्ट्रोस्फीयर से एस्ट्रल रेज निकलती है, ठीक है, एस्ट्रल रेज निकलती है, जिसे हम लोग चित्र में डॉट डॉट द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और यही इसी से स्पिंडल फाइबर निकल करके आपका क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम के सेंट्रोमियर से, आपका क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो समतल रेखा में ये क्रोमोसोम होते हैं, तो इस समतल रेखा ये चारों ओर इसके बनी होती है, जिसके कारण यह प्लेट जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग इसे इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं। इक्वाटोर का मतलब होता है कि इसके मध्य में एक ये जो समतल रेखा होती है, इसे हम लोग इक्वाटोर कहते हैं, और जब इसकी संरचना चारों तरफ जो प्लेट जैसी संरचना दिखाई देने लगती है, तो हम लोग उसे इक्वाटोरियल प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पर जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं, ठीक है, वहीं पर काइनेटोकोर का निर्माण होता है। मैंने आपको माइटोसिस में भी इसके बारे में बताया होगा, ठीक है। काइनेटोकोर कई प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, या कई प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसकी मजबूती तब बढ़ जाती है जब इसमें हिस्टोन भाग ले लेता है, ठीक है। हिस्टोन जो कि क्रोमोसोम के ऊपर हिस्टोन का लेयर होता है, वो काइनेटोकोर पर चढ़ जाता है, जिसके कारण यह सेंट्रोमियर की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाती है, ठीक है, और सेंट्रोमियर को भी जो कस के जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जब ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है, यह स्पिंडल फाइबर एक दूसरे से विपरीत ध्रुव पे जाने लगते हैं, ठीक, विपरीत ध्रुव पे जाने लगते हैं, तो ये क्रोमोसोम की जो ये संरचना, जो ये ज्वाइंट होता है, उसे तोड़ करके अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके बाद शुरू होता है आपका एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यही क्रोमोसोम, ठीक है, यही क्रोमोसोम जब इनके बीच में जब खिंचाव के कारण दूरी बनने लगती है, ठीक है, जब दूरी बनने लगती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्ली एनाफेज, ठीक है, ये होता है अर्ली एनाफेज, जब ये क्रोमोसोम अपने केंद्र के काफी नजदीक चले जाते हैं, ठीक है, काफी नजदीक चले जाते हैं, तो ये इक्वाटोरियल प्लेट, ठीक है, इन्हें बांटने का काम करता है, ठीक ना, ठीक, ये अपने ध्रुवों के नजदीक चले जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों के नजदीक चले जाते हैं, ये होता है एनाफेज, अर्ली एनाफेज फर्स्ट, और इसके बाद जब ये ध्रुवों के करीब चले जाते हैं, तो ये होता है लेट एनाफेज, यानी कि ये एनाफेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपका होता है टीलोफेज, ठीक, टीलोफेज। तो अब एनाफेज फर्स्ट के बाद आपका आता है टीलोफेज फर्स्ट, ठीक। अब इस टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम अलग अलग न्यूक्लियस में बट जाते हैं, ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियस में बट जाते हैं, और इनमें न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस का निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो डॉट डॉट द्वारा उसे दिखा रहा हूं। अब इसमें क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन धागों में नहीं बदलते, ठीक है, ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन धागों में नहीं बदलते हैं, लेकिन इनमें जो विभाजन होता है वो होता है आपका क्लीवेज फरो द्वारा, क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है कि इसमें प्लांट
क्या होता है, सेल प्लेट द्वारा विभाजन होगा। ठीक है, ये एनिमल सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसके कारण इसमें क्लीवेज फरो द्वारा विभाजन होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक और स्टेज आएगा, ये है आपका टीलोफेज, अर्ली टीलोफेज है। अब देखिए लेट टीलोफेज। लेट टीलोफेज में होता क्या है कि क्रोमोसोम अलग अलग सेलों में बढ़ जाते हैं और इनमें न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया आपका टीलोफेज फर्स्ट। अब आपका चालू होगा यहां से प्रोफेज सेकेंड। ठीक, प्रोफेज सेकेंड। तो चलिए आपको प्रोफेज सेकेंड, ठीक, प्रोफेज सेकेंड है। ये है आपका मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद ये आपकी मियोसिस फर्स्ट जो होती है यहाँ कंप्लीट होती है और इसके बाद शुरू होता है आपका मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में आपका होता है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, ये टीलोफेज से बने दो अलग अलग डॉटर सेल्स। ठीक है, ये इनमें जो क्रोमोसोम है ये डिप्लॉयड है। ठीक है, अब इनका अलग अलग विभाजन होगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट में यही क्रोमोसोम, ठीक, ये क्रोमोसोम आपका धीरे धीरे खिसक करके, ऊपर से खिसक करके नीचे की ओर, यानी कि इक्वाटोर, भूमध्य रेखा, इसकी जो मध्य रेखा है, मध्य समतल रेखा, उसमें आने लगती है, यानी कि इक्वाटोर में। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम धीरे धीरे इक्वाटोर में आने लगती है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोलस नष्ट हो जाती है। तो प्रोफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम धीरे धीरे इक्वाटोर यानी कि मध्य रेखा यानी कि इक्वाटोर में की ओर बढ़ने लगता है और फिर इसके बाद इसमें न्यूक्लियोलस भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम इसके मध्य में यानी कि इक्वाटोर, ठीक है, इक्वाटोरियल प्लेट में के समांतर में आ जाता है। ठीक है, इक्वाटोरियल प्लेट के समांतर में आ जाता है और इसमें दो पोल्स, इसमें सेंट्रोजोम जो होता है, इसमें सेंट्रोजोम और माइक्रोट्यूबल्स ये इसके सिरों पर पहुंच करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रोजोम में दो जोड़े, ठीक है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो कि इसमें दो पोल यानी ध्रुवों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और माइक्रोट्यूबल्स, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी इससे बताते हैं। तो यहाँ पे ध्रुवों का निर्माण होगा और फिर इससे निकलने वाले, इससे बनने वाले जो स्पिंडल फाइबर है, ये यहाँ पे जब जुड़ते हैं तो यहाँ पे निर्माण होता है काइनेटोकोर का। मैंने काइनेटोकोर के बारे में भी आपको बता दिया। काइनेटोकोर का निर्माण कैसे होता है, कई प्रकार के प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी जो पकड़ होती है स्पिंडल फाइबर के साथ, वो सेंट्रोमियर की अपेक्षा काफी मजबूत होता है, जिसके कारण जब ये विपरीत ध्रुवों पर यानी कि एनाफेज सेकेंड जब ये इसे विपरीत ध्रुवों को खींचने लगते हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुव खींचने लगते हैं, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग ध्रुवों पर चलने लगती है। ठीक है, और एनाफेज सेकेंड में क्या होता है कि ये पोल्स के काफी करीब चली जाती है। ठीक है, पोल्स के काफी करीब चली जाती है और इसके बाद शुरू होता है आपका टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, टीलोफेज सेकेंड। इसके बाद आपका शुरू होगा चौथा टीलोफेज सेकेंड। ठीक, टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, यही ये
आपका जो स्पिंडल फाइबर है ये खत्म हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स दो सेलों में बढ़ जाती है। ठीक है, और ये तो था एक सेल का, और दूसरे सेल का जब विभाजन इसके साथ साथ होगा तो इसके साथ बनेंगे कुल मिलाकर 4 सेल। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है, यानी कि केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, और इसमें बन जाती है अंत में 4 कोशिकाएं, और इनमें होता है आपका हेप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये था आपका मियासिस एंड माइटोसिस का पहले वीडियो मैंने बता दिया है, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना आपको अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो बराबर प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको हमारी वीडियो पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन का जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है।